मोमिता देवनाथ कोलकाता के एक मध्यवर्गीय परिवार में पली बड़ी एक सामान्य सी लड़की। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इकलौती होने के कारण माता पिता मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करते थे। एक बार मैंने पिता को कहा, पिताजी मैं डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। पिताजी मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन एकांत में जाकर सोचने लगे, डॉक्टरी पढ़ाई बातों से तो नहीं होगी, उसके लिए ढेर सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं। लेकिन क्या करूं? बेटी की सोच तो अच्छी है, वह अच्छा कोर्स करना चाहती है। पैसा लगेगा कोई बात नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, कर्ज लेकर बेटी के सपने को पूरा करवाऊंगा। फिर पिताजी कर्ज लेकर मेरी पढ़ाई शुरू करवा देते हैं। मेरा सरकारी अस्पताल में एडमिशन हो जाता है। मैं वहाँ से MBBS कर लेती हूँ, लेकिन मुझे और भी बड़ी डॉक्टर बनना था। मैं PhD करने के लिए RJ कर हॉस्पिटल में एडमिशन ले लेती हूँ, जिसके प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष हैं। PhD में मेरा प्रथम वर्ष चल रहा था। मैं ईमानदारी और लगन से कोर्स कर रही थी, मगर उसी हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा की आड़ में कुछ गलत भी हो रहा था। दवाइयों की कालाबाजारी, डॉक्टरों का शोषण, मरीजों का शोषण, डॉक्टर द्वारा मरीज के लिए ऐसी दवाइयाँ लिखना जिसका दाम ज़्यादा हो ताकि उनका मेडिकल दुकानों से कमीशन बन सके, ऐसी घटनाएं घट रही थी। मैंने दवाइयों की कालाबाजारी के संबंध में आवाज़ उठाते हुए अपने प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष को एक बार शिकायत की, यह सोचकर कि शायद उनको इस सब के बारे में पता नहीं होगा। मेरे बताने के बाद वे ऐसे बुरे कामों पर शायद रोक लगाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि प्राचार्य संदीप घोष के इशारे पर ही ये सब बुरे कर्म किए जा रहे थे। मैं इन सब बुरे तरीकों से आहत थी, मैं कुछ न कर सकती थी। एक बार मैंने दवाइयों की कालाबाजारी का विरोध किया, जिसके कारण मैं प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष की आंखों में खटकने लगी। अब प्राचार्य मुझे टॉर्चर करने लगे। उनके मन में एक तरह से बदले की भावना ने घर कर लिया था। वे मुझे नीचा दिखाने का हर वक्त मौका ढूंढने लगे, मुझे चरित्रहीन साबित करने की साजिशें रचने लगे। मुझसे बाकी डॉक्टरों की तुलना में ज़्यादा समय तक ड्यूटी ली जाने लगी। मैंने इस बात को सकारात्मक तरीके में लेते हुए खुद से समझौता कर लिया, यह सोचते हुए कि कोई नहीं, ज़्यादा समय ड्यूटी ली जा रही है तो कोई नहीं, ज़्यादा मरीजों की सेवा कर पाऊंगी, उतनी ही ज़्यादा दुआएं मिलेगी। मैंने प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष द्वारा की जाने वाली कालाबाजारी की बात एक बार पिताजी को फ़ोन पर बताई। तब पिताजी ने कहा, बेटी वे बड़े लोग हैं, तू अकेली उनका मुकाबला कहाँ तक कर पाएगी। तू ऐसा कर, वे जो कर रहे हैं उनको भगवान देख रहा है, वही न्याय करेगा। तू अपने कोर्स और अपनी ड्यूटी पर ध्यान दे। तुझे बाकी किसी पचड़े में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तू एक और वे इतने, कहाँ तक उनका सामना कर पाएगी। मुझे उस वक्त तो पिताजी की बात बुरी लगी, लेकिन बाद में सोचा, ठीक ही तो कहा है पिताजी ने, उसको ज़िंदगी का तजुर्बा है, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। मैंने खुद से कहा, मरने दे मोमिता, जो करेगा सो भरेगा, सब नियति पर छोड़। हॉस्पिटल में क्या हो रहा है क्या नहीं, उन सब की तरफ मैंने ध्यान देना छोड़कर अपने कोर्स में पूरा ध्यान लगा लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि अब भी प्राचार्य उसे बदला लेने के लिए अंदर ही अंदर सुलग रहा था। हॉस्पिटल में मैं घर से ही आना जाना करती थी, कहीं हॉस्टल वगैरह में नहीं रहती थी। 8 अगस्त को मैं रोज़ाना की तरह हॉस्पिटल गई। मेरी नाइट शिफ्ट यानी रात के समय ड्यूटी थी। मैंने सभी मरीजों की जांच करते हुए चक्कर लगाया। तब तक रात के लगभग 11 बज गए। अब रात के 11 बजे मैं माँ को फ़ोन करती हूँ, हेलो माँ, आप दोनों खाना खाकर सो जाइएगा, अभी मरीजों का चेकअप करके आई हूँ, बाहर से खाना ऑर्डर किया है, खाना आ जाएगा तब मैं खा लूँगी, आप चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। मैं अपने डॉक्टर स्टाफ के साथ बैठकर बातचीत करने लगी, या यूँ कहूँ कि ऑर्डर किए हुए खाने का इंतज़ार करने लगी। खाना आने के बाद हमने रात के 2 बजे खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरे साथी डॉक्टर अपनी शिफ्ट पर चले गए और मैं पढ़ाई करने के वास्ते हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में चली गई।
लेकिन सेमिनार हॉल के बगल वाले कमरे में मरम्मत कार्य हो रहा था, इसलिए ऊपर सेमिनार हॉल या उस तरफ जाना मना था, जो कि मुझे पता नहीं था। मैं गई थी पढ़ाई करने के इरादे से, लेकिन 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद मुझे पता ही नहीं चला मेरी आँख कब लग गई। मैं सो गई। अफसोस, मुझे क्या पता था मेरा सेमिनार हॉल में सोना अपनी ज़िंदगी से सदा के लिए सोना होगा। काश मैं उस रात सेमिनार हॉल में गई न होती। सोते सोते मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे बदन पर हाथ फिराया है। मैं नींद में थी। मैंने आँख खोलकर देखा। संजय रॉय, जो एक अव्वल दर्जे का शराबी और चरित्रहीन व्यक्ति था और हॉस्पिटल में कार्यरत था, बहुत से गलत कामों में संलिप्त था। इस सब के बावजूद भी हमारे प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष का चहेता था। वो प्राचार्य का चहेता क्यों और कैसे था, ये मैं नहीं जानती, और मैंने ये सब जानकर भी अब क्या करना। संजय रॉय नशे में धुत मेरे पास खड़ा है और मुझे घूरे जा रहा है। उसे इस हालत में देखकर मुझे समझने में देर नहीं लगी कि उस पर हवस का भूत सवार है। यदि मैं उसे कुछ समझाऊं, प्रार्थना करूं, तब उस पर मेरी विनती का कोई असर नहीं होगा, यानी वह कुछ भी समझने सुनने की हालत में नहीं है। मैंने वहाँ से भाग जाना चाहा, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया, मेरा सिर दीवार में मारा, जिससे मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब मैं नग्न अवस्था में लहूलुहान थी। वह वहशी दरिंदा मुझे नोच रहा था। मेरे गुप्तांग से खून बह रहा था। मेरी जांघ की हड्डी तोड़ दी गई थी। मैं चीखती रही, लेकिन मेरी चीख किसी को सुनाई नहीं दी, या किसी ने सुनकर भी अनसुनी कर दिया। मेरी चीख रोकने के लिए मेरे ऊपर वार पर वार किए गए, जिससे मेरा चश्मा मेरी आँख की पुतली को भेदता हुआ आँख में जा घुसा। आँख से खून बहने लगा। शरीर पर जगह जगह खरोंचें थी। गुप्तांग से खून बह रहा था, फिर भी वो हैवान मुझे नोचता रहा। मैं चीखती रही, अपने बचाव के लिए गुहार लगाती रही। उफ, कोई बचाने वाला नहीं। मैं खुद का बचाव कर नहीं सकी। पहले एक, फिर एक, न जाने कितने कौन कौन बारी बारी मेरी देह से खेलते रहे, मेरे जिस्म को नोचते रहे। दर्द से कराहते हुए मैं इस निर्दयी संसार से सदा के लिए नाता तोड़ चली। मैंने सिर्फ शरीर त्यागा है, आत्मा तो अजर अमर है, जो न कभी मरती न मिटती। मेरी आत्मा उस घटनास्थल के आसपास मंडराते हुए वो सब देखती रही। कैसे सुबह मेरे घर फ़ोन किया जाता है और कहलवाया जाता है, आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। फिर कुछ देर बाद दोबारा फ़ोन किया जाता है, आपकी बेटी मोमिता ने आत्महत्या कर ली है, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। खबर सुनकर माता पिता रिश्तेदारों को साथ लेकर आरजे कर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फिर उन्हें मेरे पार्थिव शरीर को देखने नहीं दिया जाता, क्योंकि इस वक्त मेरे शरीर से सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वे सबूत मिटाने में नाकाम रहे, क्योंकि घर वालों ने मुझे देखने के लिए जोर ज़बरदस्ती किया, हो हल्ला किया। जैसे ही पिता ने मेरा शव देखा, मेरी मृतदेह पर खरोंचों के निशान थे, आँख फूटी थी, गुप्तांग फटे हुए बेहाल थे। मेरे शव को इस हालत में देखते ही पिता के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई। उनका सब कुछ उजड़ गया। उन्होंने हल्ला चिल्ला किया, आत्महत्या नहीं, ये तो हत्या है। मेरी बेटी मरी नहीं, उसे मारा गया है। इस हत्या को आत्महत्या में बदलने की साजिशें रची जा रही है। क्या हुआ, वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अपनी बेटी को तो जानते हैं, उनकी लाडली कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरी रूह देखती रही कैसे मेरा मामला कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस पूरे कोलकाता फिर सारे भारत को धू धू करके जलाने लगता है। हर दिल में इंसाफ के लिए ज्वाला धधक रही है। जगह जगह डॉक्टर हड़ताल करते हैं ताकि मुझे इंसाफ मिले। इसी बीच राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाती हैं। फिर मेरा केस सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाता है। सीबीआई स्पष्ट करती है कि 151 मिली वीर्य की मात्रा जो मेरे अंदर पाई गई वह एक व्यक्ति का काम नहीं। अगर अकेला व्यक्ति किसी से 3-4 बार भी यदि संबंध बनाए तब भी 151 मिली वीर्य किसी औरत के अंदर इकट्ठा नहीं हो सकता। मेरी रूह की प्रतिज्ञा है, या तो मनुष्य
मेरे दोषियों को सजा देकर मेरे साथ न्याय करेगा, वरना मेरी रूह तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक मैं अपने कातिल दरिंदों को मौत के घाट नहीं उतार दूंगी।